हेलो स्टूडेंट्स, आज हैप्पी जमीन प्यारी एचओडी केमिस्ट्री करियर लाइन क्लासेस सीएलसी रोटी। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम कंटिन्यूटी में आपको टॉपिक्स दे रहे हैं और हमने सॉल्यूशन चैप्टर के 2 दिन से लगातार आपको कुछ टॉपिक्स दिए। पहले दिन मैंने कंसंट्रेशन के बारे में बताया, कल भी मैंने आपको कंसंट्रेशन के बारे में कुछ बातें बताई। आज भी हम कंसंट्रेशन के उन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है। ना हम उनको 11th में पढ़ते हैं, ना हम उनको 12th में पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेईई में या नीट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कंसंट्रेशन का एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पहले समझाऊंगा और उसके बाद पूरे कंसंट्रेशन पर मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और कुछ रिलेशन भी ड्राइव करेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मेलिटी, देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन की एक वेट वॉल्यूम यूनिट है। नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन की किस तरह की यूनिट है? वेट वॉल्यूम यूनिट है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे नॉर्मेलिटी को। मैंने आपको बताया कि नॉर्मेलिटी किस तरह की यूनिट होती है? कंसंट्रेशन की एक वेट वॉल्यूम यूनिट होती है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। जिस तरह से मोलैरिटी में एक वेट वॉल्यूम यूनिट होती है, इस तरह से नॉर्मेलिटी में एक वेट वॉल्यूम यूनिट होती है। लेकिन इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी की बुक्स में 11th में 12th में बच्चे नॉर्मेलिटी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मेलिटी में बहुत बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम नॉर्मेलिटी को भी जानेंगे और उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक, नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, इसको मोलैरिटी की तरह डिफाइन करते हैं, बट मोलैरिटी में तो हम मोल्स को कंसीडर करते हैं सोल्यूट के। नॉर्मेलिटी में मोल्स ना लेके हम सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, यानी कि हम कुछ इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of solution। देखो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दी, इस पर मैं किस तरह से इसका फॉर्मूला बनाऊंगा, कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा देखते। नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय या डिसॉल्व इन 1 liter of solution, volume of solution। As you remember, volume of solution, weight volume units was taken in liter। तो फॉर्मूला बना हमारा नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हाउ वुड वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट? देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम अमाउंट लेते हैं सोल्यूट का, वेट ऑफ सोल्यूट, और उसी का हम क्या लेते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। सपोज करो अमाउंट ऑफ सोल्यूट W और इक्विवेलेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इक्विवेलेंट वेट को E से। राइट, मैंने क्या बताया? दोबारा से देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसको हमने W से रिप्रेजेंट किया और जो इक्विवेलेंट वेट है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? E से रिप्रेजेंट किया। राइट, ठीक है। अब देखिए, यानी कि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपॉन E और इनटू V। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को,
एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन को, यहाँ पर एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। W किसको बता रहा है, दिस इज वेट ऑफ सोल्यूट। E किसको बता रहा है, इक्विवेलेंट वेट। अब मैं समझाऊंगा आपको कि किसी सोल्यूट का किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। और V हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से हमने नॉर्मेलिटी का पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया उसकी डेफिनेशन से। एक बार फिर दोबारा से देखते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। बच्चों, मोलैरिटी की तरह ही, स्ट्रेंथ की तरह ही नॉर्मेलिटी भी वेट वॉल्यूम यूनिट है किसकी, कंसंट्रेशन की। इसमें हम सोल्यूट को वेट की यूनिट में मेजर करेंगे और सॉल्यूशन को वॉल्यूम की यूनिट में, यानी कि लीटर पर लीटर में उसको मेजर करेंगे। देखिए इसको मैंने कैसे डिफाइन किया कि किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो होती है वो क्या होती है। नॉर्मेलिटी को मैंने डिफाइन किया कि जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसी सोल्यूट के, किसी सब्सटेंस के डिसॉल्व होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम उस सॉल्यूशन की क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखो इसका फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने बनाया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने बताया कि वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सब्सटेंस और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सब्सटेंस को मैंने W से रिप्रेजेंट किया, इक्विवेलेंट वेट को मैंने E से रिप्रेजेंट किया। तो फॉर्मूला बना नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू W अपॉन E इनटू V। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि हम सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे किसी सब्सटेंस का। इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली में होता क्या है, किसे कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए थोड़ा सा हम इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानेंगे। देखिए 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है और कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट वेट, बट चूंकि यूनिट नहीं है वहां पर तो बच्चे कम पढ़ पाते हैं। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में कम दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसका बेसिक्स आपको बताता हूँ इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली में होता क्या है। देखिए इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ में कंबाइंड होता है, क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ में कंबाइंड होता है, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ में कंबाइंड होता है। उस मास को क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास। देखो मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का वो मास है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ में, जो क्लोरीन के 35.5 पार्ट के साथ में, ये जो ऑक्सीजन के कितने पार्ट के साथ में, 8 पार्ट के साथ में कंबाइंड होता है, या इतने पार्ट को, सब्सटेंस के इतने पार्ट को कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। थोड़ा सा समझ में आया, एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास में ये CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, इसमें मुझे कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालना है। देखो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। देखो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 16 पार्ट ऑक्सीजन के साथ में कितना मास कॉपर का कंबाइंड हो रहा है 63.5 पार्ट, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 8 पार्ट के साथ में कितना कंबाइंड होगा, वही इस कॉपर का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। देखो मैंने बताया 60 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड कितने पार्ट के साथ में 63.5 का पार्ट ऑफ कॉपर। अब 16 पार्ट के साथ में इतना कंबाइंड हो रहा है तो 1 पार्ट के साथ में यूनिट फैक्टर मेथड के अकॉर्डिंग 63.5 डिवाइडेड बाय कितना 16। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो ऑक्सीजन के कितने पार्ट के साथ में कंबाइंड हो, 8 पार्ट के साथ। तो यदि हम देखें यहाँ पर 8 पार्ट के साथ में कितना कंबाइंड होगा, तो 8 पार्ट के साथ में कंबाइंड होगा 63.5 डिवाइडेड बाय 16 इनटू 8, यानी कि आप यहाँ पर आ गए 8 हो गया 16 और 2 से उसको डिवाइड करेंगे 75, तो 31.75 100% दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, ऑफ कॉपर। इस कंपाउंड में जो कॉपर का इक्विवेलेंट मास है वो कितना है, कॉपर का इक्विवेलेंट मास 31.75 है। इस मैंने क्या बताया आपको, फिर दोबारा देखेंगे। मैंने बताया कि इस कंपाउंड में जो इक्विवेलेंट मास है कॉपर का वो हमें कितना दिखाई दे रहा है 31.75। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। ये आपको कुछ
दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ गया इक्विवेलेंट मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सॉल्यूट का वो मास जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट के साथ, क्लोरीन के 35.5 पार्ट के साथ या ऑक्सीजन के 1 पार्ट के साथ में कंबाइंड होता है या इतने मास को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। ओके, तो इक्विवेलेंट मास के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, लेकिन इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई वो सब्सटेंस कोई एलिमेंट भी हो सकता है, वो कोई आयन भी हो सकता है, वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, वो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, वो कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। तो इन सब का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूलेज बताता हूं जिससे आप आसानी से किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सॉल्यूट का क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। देखिए, देखिए बच्चों, अब इक्विवेलेंट मास के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता हूं। सपोज करो, फर्स्ट पॉइंट, हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है किसी एलिमेंट का। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे हम। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास जो होता है वो उसका एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। इससे हम किसी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास। सेकंड, हमें किसी आयन का इक्विवेलेंट मास निकालना है। आयन का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम उसका फॉर्मूला मास और डिवाइडेड बाय करेंगे उसको उसके चार्ज। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? किसी आयन का इक्विवेलेंट मास। थर्ड नंबर पर सपोज करो हमें किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है। देखिए, किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करना है? यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं। किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय उसकी बेसिसिटी से उसको डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बेसिसिटी क्या होती है सर? बेसिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, बेसिसिटी को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड फ्रॉम एसिड, किसी एसिड से जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकते हैं वही उसकी बेसिसिटी बोली जाती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा। देखिए, सपोज करो मुझे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। मैं कैसे निकाल पाऊंगा इसका इक्विवेलेंट मास? सबसे पहले इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, वो आपको दिखा दे रहा है 1 + 35.5, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास है 36.5, राइट। उसके बाद में हम इसकी बेसिसिटी देखेंगे तो कितने हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं? आपको केवल एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हो सकता है। एक हाइड्रोजन एटम एक OH नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करके H2 बना सकता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई बच्चों? 1, राइट। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन एटम उस एसिड में होते हैं उन्हीं को उनकी बेसिसिटी मान लेते हैं, बट ऐसा गलत हो सकता है क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। उसके लिए हमें उस एसिड का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि केवल वही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकते हैं, किसी बेस के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होते हैं। देखो, जैसे हम मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, H3PO3। यहाँ पर देखने पर फर्स्ट साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, बट एक्चुअली में इसकी बेसिसिटी 3 नहीं है, क्योंकि यदि हम इसका स्ट्रक्चर कंसीडर करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है। अब ये फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें यदि हम इसकी बेसिसिटी देखें तो कौन सा हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं? केवल वो हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यदि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखें तो बेसिसिटी 3 दिखाई दे रही है, बट एक्चुअली में इसकी बेसिसिटी 3 नहीं है, इसकी बेसिसिटी एसिडिक है 2 है। तो केवल वही हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है।
तो प्यारे बच्चों, कंपटीशन में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जैसा दिखता है ऐसा होगा नहीं। तो उसके लिए यदि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली यू मेक ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एसिड एंड देन डिटरमाइन द बेसिसिटी। अब देखिए इसकी बेसिसिटी वन है। अब HCl का इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए तो कितना इक्विवेलेंट वेट निकलेगा? फॉर्मूला पता है इसका, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इसकी बेसिसिटी। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना दिखाई दे रहा है? आपको 36.5 और इसकी बेसिसिटी आपको कितनी दिखाई दे रही है? 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट एसिड का कितना आ गया? 36.5। अच्छा, किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है जो नहीं ऐसे यार बेस का हो सकता है, तो बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट बेस का और डिवाइडेड बाय इसकी एसिडिटी। अब क्वेश्चन इज इसकी एसिडिटी क्या होती है? तो आपको समझना है कि जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस होते हैं उस बेस में, वही उसकी क्या बोली जाती है? एसिडिटी बोली जाती है। देखो जैसे एग्जांपल दिया मैंने NaOH है, इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मैं कैसे इसका इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करूंगा? देखिए इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 40 और इसमें कितनी बेसिसिटी सॉरी कितनी एसिडिटी दिखाई दे रही है आपको? कितने OH और इस बेस से रिप्लेस हो सकते हैं? H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। आप प्रोफेसर 1 OH आयन, तो इसकी बेस एसिडिटी कितनी हुई? 1। तो यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? 40। आई थिंक बच्चों आपकी समझ में आ गया इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं। एक और पॉइंट बताया मैंने इक्विवेलेंट वेट का, और ये पॉइंट है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि आप रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ के आए हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ना, किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे सब्सटेंस का क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, उनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? किसी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला है? इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं हम, उनका मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई किसी रिडॉक्स रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट टेक पार्ट कर रहा है तो डेफिनेट अपने आप ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, या अपने आप रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। यानी कि फाइनली उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, जब रिडॉक्स रिएक्शन होगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड चलेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा। तो वही चेंज देखना है कितना चेंज हो रहा है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। या इसको कई बार हम कुछ एन फैक्टर भी कहते हैं, और इट इज आल्सो नोन एज एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब होता है जितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इक्विवेलेंट वेट किसी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं बेटा? उसका एन फैक्टर। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? एन फैक्टर। अच्छा, एन फैक्टर जोड़ने की हमेशा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बोला जाएगा। एन फैक्टर का मतलब वैलेंसी भी हो सकती है, चार्ज भी हो सकता है, बेसिसिटी भी हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। इन सारे टर्म्स को एन फैक्टर में इंक्लूड कर लेते हैं। तो एन फैक्टर का मतलब चार्ज, वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टेकन, और वी आर जस्ट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक आपकी सारी बातें समझ में आई होंगी। नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं आपकी समझ में आ गई, पूरा आप नोट करने की फटाफट। इसके बाद थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए बच्चों, यदि सपोज करो कहीं पर 1n लिखा हुआ है नॉर्मल सॉल्यूशन, तो उसका मीन क्या होता है? नॉर्मल सॉल्यूशन का मीन क्या होता है? देखिए 1n और नॉर्मल सॉल्यूशन, क्या समझ में आता है 1n और नॉर्मल सॉल्यूशन से? देखिए सिंपली इससे समझ में आता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution. ओके, सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है n/10,
n/10 का मतलब क्या होता है, इसका मीन होता है 0.1 है, और 0.1n या इसको हम कहते हैं देसी नॉर्मल, इसको देसी नॉर्मल भी बोला जा सकता है। कहीं पर लिखा है n/100, इसको हम सेंटी नॉर्मल बोलते हैं। कहीं पर लिखा है n/1000, तो इसको हम मिली नॉर्मल भी बोला जा सकता है। कहीं पर लिखा है n/2, तो इसको हम सेमी नॉर्मल भी बोल सकते हैं। देखो जैसे कल मैंने मोलैरिटी में बताया था आपको, वैसे नॉर्मलिटी में, यानी कि 1 हैंड पावर नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है आपको समझ में आ गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। n/10 को हम क्या बोलेंगे, देसी नॉर्मल, n/100 को क्या बोलेंगे, सेंटी नॉर्मल, n/1000 को क्या बोलेंगे, मिली नॉर्मल, और n/2 को हम क्या बोलेंगे, सेमी नॉर्मल। चलिए नॉर्मलिटी के बारे में मैंने कुछ बातें बताई आपको, अब थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेलिटी के बारे में समझाऊंगा और फिर कुछ मैं आपको रिलेशंस बताऊंगा। या मैं थोड़ा नॉर्मलिटी में ही आपको सबसे पहले फॉर्मेलिटी बताने से पहले नॉर्मलिटी को थोड़ा सा और इसकी कुछ रिलेशन बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला रिलेशन है यदि कहीं पर मास परसेंटेज दी हुई है तो आप नॉर्मलिटी को कैसे फाइंड आउट करोगे, यदि कहीं पर मास परसेंटेज दी है तो आप नॉर्मलिटी को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो सीधा एक फॉर्मूला आप यूज करोगे कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इस फॉर्मूले को लगा के आप सीधा का सीधा क्या निकाल सकते हो, नॉर्मलिटी। मास परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी ग्राम पर ml में होगी इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट। अच्छा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और नॉर्मलिटी क्या होता है, यदि हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं किस किस के बीच में, नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन इस पे आते हैं। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में क्या कैसा रिलेशन होता है, किस तरह से हम रिलेट करते हैं मोलैरिटी को और नॉर्मलिटी को, आइए देखते हैं। देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी होती है एक्चुअली में W/m और इनटू V, और V किसमें लिया हमने, लीटर। सिमिलरली नॉर्मलिटी के बारे में भी मैंने बताया आपको, नॉर्मलिटी क्या होती है, W/V W/E और इनटू V, और वॉल्यूम किसमें लिया मैंने, लीटर। राइट, इतनी बातें आई थी सबकी समझ में आ रही होंगी। अब नॉर्मलिटी और मोलैरिटी को हमें रिलेट करना है, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी को रिलेट करना है। यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, इसको मैं 2 से रिप्रेजेंट कर लूं और मैं यहां पर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर W/E इनटू V टेकन इन लीटर मल्टीप्लाई बाय m इनटू V टेकन इन लीटर और डिवाइडेड बाय स्मॉल। अब देखो इस W से ये W कैंसिल हो रहा है, इस V से ये वॉल्यूम कैंसिल हो रहा है, यानी कि नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल्स टू आपको दिखाई दे रहा है मोलिकुलर वेट और डिवाइडेड बाय क्या, इक्विवेलेंट। और अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया था, एन फैक्टर क्या होता है, मैंने बताया था जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली मोलिकुलर वेट और अपॉन एन फैक्टर करते हैं। और यदि यहां से हम एन फैक्टर के बारे में देखें तो एन फैक्टर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है किसी सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल्स टू किसके इक्विवेलेंट आ गई, एन फैक्टर। और यानी कि हम कह सकते हैं नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये रिलेशन फाइंड आउट हुआ नॉर्मलिटी मोलैरिटी के बीच में, जिसको अप्लाई करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है, नॉर्मलिटी पूछी है, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। एक साथ ऐसा ही क्वेश्चन एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया था, आपको बताता हूँ। वहां पर उसने क्या बताया था कि 0.1 m सॉल्यूशन है HTPO3 का, फॉस्फोरस एसिड का, फाइंड आउट इट्स नॉर्मलिटी। और उसने पूछा था कि इस सॉल्यूशन की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, नॉर्मलिटी। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें एन फैक्टर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि चेक करें तो 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। तो एक जनरल ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या सोचेगा कि इसका एन फैक्टर 3 होगा, बट इसका एन फैक्टर 3 नहीं होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के आया था कि एन फैक्टर देखने के लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका एन फैक्टर भी हमारा कितना आया था, अभी
आप कहेंगे से 2 आएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आइटम ऐसे थे जो ऑक्सीजन से अटैच है। तो यदि इसकी नॉर्मेलिटी मुझे निकालनी है तो नॉर्मेलिटी निकालना इसकी बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे इसकी नॉर्मेलिटी? आप कहोगे सर इसकी मोलैरिटी 0.1 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यानी कि इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, जो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। ये फॉर्मूला जो मैंने ड्राइव किया, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। तो जितनी बातें मैंने आपको बताया, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया मैंने नॉर्मेलिटी के, वो आपकी समझ में आ गए। कुछ रिलेशन और भी हैं, थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। उन रिलेशन में जनरली आप क्या करते हो? देखो जैसे सपोज तो एक नॉर्मेलिटी इक्वेशन होता है, एक सॉल्यूशन का उसमें n1 v1 आपने पढ़ा है, ये इक्वल्स टू क्या? n2 v2। ये एक और रिलेशन है, ये हम ऐसे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन करते हैं जिसमें हम यदि सॉल्वेंट मिला है, यानी कि वो कह देगा भाई एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी इतना है, इतना वॉल्यूम है, यदि इसमें इतना सॉल्वेंट और मिला दिया जाए तो व्हाट इज द रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, तब क्या उसकी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी होगी? तो आप n1 v1 n2 v2, यानी कि इनिशियल और ये फाइनल। सिमिलरली यदि दो सॉल्यूशन को मिक्स कर लिया जाए तब उसकी नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालेंगे? तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे n final v final इक्वल्स टू n1 v1 प्लस n2 v2 एक्सेट्रा। अब जितने भी सॉल्यूशन उसने मिक्स किए, 3 किए तो n3 v3 ऐड कर लेंगे, 4 किए तो n4 v4 भी ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ मेन से फॉर्मूले बताए, ये रिलेशन बताए किसके बीच में? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, जिनको हम यूज करेंगे और यूज करके इनको हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में केवल इतना ही। अगले लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेलिटी बताऊंगा और थोड़ा सा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इस सब पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके।